गाइस, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखने वाले हैं 10th के साइंस पेपर 1 का फर्स्ट लेसन का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज इस लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन पे अपने लॉ निकाले थे। वही 3 लॉज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोकाई। आपको तो पता ही होगा, ऑल प्लैनेट्स यानी नाइन प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। उस ऑर्बिट का जो शेप होता है वो इलिप्स होता है। दैट मीन्स अंडे का जो शेप होता है वो उस शेप को इलिप्स बोलते हैं। तो उस शेप के ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। तो ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। आया समझ में? तो सेकंड लॉ क्या है अब हम देखेंगे। Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in an equal interval of the time. Sweeps मतलब होता है कवर। तो इस फिगर में देखिए, ये जो प्लैनेट है ये दिस पॉइंट से यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो इतना एरिया कवर करता है। और वो समझो सी पॉइंट पे गया और सी से डी तक इतना एरिया कवर किया। नेक्स्ट ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक इतना एरिया कवर किया उसी प्लेनेट ने इक्वल टाइम में, यानी कि समझो 1 मिनट में ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ जाता है। नेक्स्ट सी से डी तक 1 मिनट में जाता है और ई से एफ तक भी 1 मिनट में जाता है। तो ये जो एरिया है ए से बी तक का, सी से डी तक का और ई से एफ तक का वो इक्वल होता है। आया समझ में? ये जो प्लैनेट जहाँ जहाँ से जाता है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। यही केपलर्स ने सेकेंड लॉ में बताया है। Third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. क्या बोल रहे हैं केपलर तीसरे लॉ में? ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन किसी प्लैनेट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि t is a time period of revolution around the sun of a planet and r is a mean distance यानी कि average distance of a planet from the sun। तो एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं बोर्ड पे। एक्सप्रेशन में देखेंगे हम केपलर्स का थर्ड लॉ। देखो, टी स्क्वायर is directly proportional to the cube of mean distance of a planet around the sun। यानी कि t square is directly proportional to r cube। प्रोपोर्शनल साइन को हमें निकालना पड़ेगा। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को निकालते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? एक कांस्टेंट डालते हैं और इक्वल साइन आता है। किसी भी इक्वेशन में आपने देखा होगा इक्वल साइन होता है, तो यहाँ पे हम इक्वल साइन डालेंगे और कांस्टेंट भी डालेंगे। यानी कि टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू के। के मीन्स
कांस्टेंट। तो ये है केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा, फिगर दिया है और पूछेंगे विच लॉ आर एक्सप्लेन्ड इन दिस फिगर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको केपलर्स के 3 लॉज है जो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। या फिर ऐसा भी पूछा जाएगा, राइट द लॉ रिलेटेड टू द इक्वेशन। इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको तीसरा लॉ बताना पड़ेगा यानी कि लिखना पड़ेगा और वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट केपलर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप ध्यान से पढ़ना। अब हम चलेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनिट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of two objects and is inversely proportional to the square of distance between them। तो हम अब ये लॉ समझ लेते फिगर की मदद से। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का वजन है m1। ये अनदर ऑब्जेक्ट है, इसका वजन है m2, यानी कि मास m2। ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स लेके यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचा चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की तरफ विद अ फोर्स खींचा चला जाएगा। तो दिस लॉ इज रिटन एज F is directly proportional to the product of masses of two objects and is inversely proportional to the square of distance। तो अब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है वो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पिछले एक्सप्रेशन में हमने K डाला था, अब हम यहाँ G डाल रहे हैं। G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात हम बताएंगे यहाँ पे, जब M1 M2 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो उसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।